क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड जैसे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने वहां के साथ साथ भारत को भी झकझोर कर रख दिया था। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें कातिल को पकड़ने का जिम्मा खुद माँ बाप ने उठा लिया और उसे ढूंढते ढूंढते अपने देश से यहाँ भारत पहुँच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हना फॉस्टर केस। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के हेम्सफायर काउंटी स्टेट से। काउंटी का मतलब होता है जिस जगह पर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का राज हो, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसी हेम्सफायर काउंटी में एक जगह पड़ता है, जगह का नाम है साउथहैम्पटन। यहाँ पर एक लड़की रहती थी, लड़की का नाम था हना क्लेयर फॉस्टर। ये अपने माता हिलेरी फॉस्टर, पिता ट्रेवर फॉस्टर और एक छोटी बहन सारा फॉस्टर के साथ रहती थी। हना की उम्र 17 साल थी। ये पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी और मेडिसिन की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी। कहानी 2003 की है। हना फॉस्टर कभी कभार अपने फ्रेंड के साथ घर के आसपास के लोकल पब्स में या फिर ऐसे ही बाहर कहीं घूमने फिरने जाती रहती थी। इसी तरह से 14 मार्च 2003 की रात को भी ये अपने एक दोस्त के साथ साउथहैम्पटन के द हॉबिट और सोबर नाम के दो अलग अलग पब्स में जाती है। यहाँ ये दोनों लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर जब लगा कि रात बहुत हो गई है तो 10:50 तक ये लोग क्लब से बाहर निकल जाते हैं। हना के फ्रेंड ने यहीं पोर्ट्सवुड रोड से एक बस पकड़ ली और अपने घर के लिए निकल गई। हना का घर यहाँ से केवल आधा मील की दूरी पर ही था। इन्हें लगा कि क्या कोई टैक्सी लिया जाए, ऐसे ही पैदल निकल चलते हैं। ये सोचकर एक अकेली लड़की हना फॉस्टर रात के 10:50 पर एक सुनसान सड़क से चलते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ती है। इधर माता पिता को लगा कि बेटी अपने दोस्त के साथ बाहर गई है, उसको आने में काफी रात हो जाएगी। माता पिता रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वालों में से थे। 14 मार्च की रात को भी ये अपने नियम के अनुसार सो गए। अब 14 मार्च की रात से 15 मार्च का दिन शुरू हो गया। सुबह के 5 बजे हना की माँ हिलेरी उठती हैं और अपनी बेटियों को जगाने के लिए उनके कमरे में जाती हैं। कमरे में सारा तो थी पर हना नहीं थी। माँ को एहसास हो गया कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है। ये हना को कॉल करना शुरू कर देती हैं, पर उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर इन्होंने हना को मैसेज किया कॉल बैक करने को, पर इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। अब तक पिता भी उठ चुके थे। माँ इन्हें बताती हैं कि हना अभी तक घर नहीं आई है। अब ये लोग उस दोस्त को फोन करते हैं जिसके साथ हना पिछली रात को घूमने के लिए गई थी। वो दोस्त बताती हैं कि मैं तो बस लेकर के घर आ गई थी। हना ने बोला कि घर ज्यादा दूर नहीं है तो वो पैदल चली जाएगी, और वो मुझे गुड बाय बोल करके पैदल घर की तरफ निकल भी गई थी। दोस्त की ये सारी बातें सुन करके माता पिता की टेंशन और भी बढ़ने लगी। अब तक सुबह के 10:30 बज चुके थे। हना का कुछ अता पता नहीं था। इसके बाद पिता ट्रेवर फॉस्टर साउथहैम्पटन पुलिस में जा करके हना की मिसिंग कंप्लेन रिपोर्ट कर देते हैं। अब पुलिस पिता के दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस हना के फोन के जरिए उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करती है। ये फोन अभी भी एक्टिव था। पुलिस ने सिग्नल टावर के जरिए फोन को ट्रेस कर लिया। ये जगह पोर्ट्समाउथ करके एक तटीय शहर की थी। साउथहैम्पटन पुलिस को यहाँ के किसी रिसाइकल सेंटर के रिसाइकल बिन में से एक फोन और एक हैंडबैग मिलता है। ये फोन हैंडबैग के अंदर था। इसी फोन में से सिग्नल आ रहा था। बाद में माता पिता ने भी कंफर्म कर दिया कि ये फोन और हैंडबैग हना के ही हैं। अब हना की ये चीजें यहाँ पर कैसे आईं? क्या किसी ने उसे किडनैप कर लिया या फिर खुद हना ने ही यहाँ पर आकर के सामान को डंप कर दिया? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी और रात के अंधेरे में इतनी दूर कैसे और क्यों आएगी? ये सारे सवाल और इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि अगला दिन शुरू हो गया। 14 मार्च की रात को हना गायब हुई थी और अब 16 मार्च की तारीख आ गई। इसी दिन साउथहैम्पटन शहर के बाहरी इलाके से किसी ने पुलिस को फोन किया और बोला कि एलिंगटन लेन के एक झाड़ी में किसी की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की एक टीम तुरंत बताई हुई जगह पर पहुंचती है। बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। चूंकि पिछले दिन से पुलिस हना फॉस्टर नाम की एक 17 साल की बच्ची को ढूंढ रही है, वो बच्ची लापता है। कहीं ये लाश उसकी तो नहीं? पुलिस के पास हना फॉस्टर का फोटो था। फोटो से लग रहा था कि ये बॉडी हना फॉस्टर की है। बॉडी मिलने के बाद हना के माता पिता को बुलाया जाता है। माता पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया। ये लाश हना फॉस्टर की थी। पहचान के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से सामने आया कि हना के साथ दुष्कर्म हुआ है, फिर गला घोटकर कत्ल कर दिया गया। हना के कपड़ों पर कातिल के सीमन के अंश भी मिल गए। इससे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डीएनए जैसे इंफॉर्मेशन निकाल लिए।
इसके बाद इस डीएनए को पुलिस के पास जो भी आम लोगों और क्रिमिनल्स के डेटा थे उन डेटाबेस के सभी डीएनए से मैच कराया जाता है, पर ये किसी से भी मैच नहीं होता। अब पुलिस हना के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। आखिरी बार इसने किसको कॉल किया था, किससे और कितनी देर बात किया था। इससे पता चला कि हना ने आखिरी बार 999 पर फोन किया था, जो कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। जो ऑफिसर इस सर्विस को ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने बताया कि 14 मार्च की रात को 11 बजे किसी ने कॉल किया था। कॉल ड्यूरेशन 50 सेकंड की थी। ऑपरेटर सामने वाले से उसकी समस्या के बारे में पूछते रहे, पर कॉल करने वाले ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ऑपरेटर को लगा कि किसी ने गलती से कॉल कर दिया होगा, गलती से डायल बटन दब गया होगा। इसके बाद ऑपरेटर फोन को रख देते हैं। चूंकि ये कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ये वाला कॉल भी रिकॉर्ड हो गया। पुलिस इस कॉल रिकॉर्डिंग को मंगवाती है। इसकी आवाज को और भी इनहेंस किया जाता है। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समझ गए कि हना किसी तरह के गाड़ी में बैठी हुई है और गाड़ी चल रही है। गाड़ी में से किसी की आवाज आ रही है। इसका एक्सेंट किसी साउथ एशियन आदमी के जैसा लग रहा है। गाड़ी से केवल एक ही आदमी की आवाज आ रही थी। वो हना से कुछ सवाल पूछ रहा था और ये डर डर कर धीमी आवाज में जवाब दे रही थी। वो आदमी हना से उसके माता पिता और उसके परिवार के बारे में पूछ रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद 14 मार्च की रात को जिस जगह पर दोस्त ने आखिरी बार हना को देखा था वहां के सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने शुरू किए जाते हैं। इनमें 7 गाड़ियों को पुलिस ने सस्पेक्ट बना दिया। इनमें से ही किसी में हना फॉस्टर होंगी। इसी तरह से पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हना के माता पिता भी लगातार पुलिस के टच में थे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर रही थी माता पिता पूरी अपडेट ले रहे थे। जब इन 7 संदिग्ध गाड़ियों के बारे में माता पिता को पता चला तो 26 मार्च को इन्होंने क्राइम वॉच नाम के क्राइम टीवी शो के जरिए लोगों से इनकी बेटी के कातिल को ढूंढने की अपील की और उन 7 संदिग्ध गाड़ियों के बारे में भी बताया कि वो कितने बजे कौन कौन से रास्ते से निकली थीं। इन्होंने उन गाड़ियों की फुटेज भी क्राइम वॉच शो से शेयर कर दी। माता पिता के इस कदम ने इन्वेस्टिगेशन में रंग ला दिया। इसी साउथहैम्पटन शहर में हेजलवुड फूड्स करके एक कंपनी थी। इसके सुपरवाइजर जिनका नाम था जेम्स डेनिस, इन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया और बताया कि जो 7 सस्पेक्ट व्हीकल्स टीवी पर दिखाए गए उनमें से एक वैन इनके कंपनी का है। सुपरवाइजर ने आगे वैन चलाने वाले ड्राइवर के बारे में भी बता दिया। ड्राइवर के पास उसकी खुद की गाड़ी नहीं है, वो इसी वैन से घर पर आता जाता है और इसका डिलीवरी रूट भी यही है। सुपरवाइजर के पास रिकॉर्ड था। इन्होंने बताया कि इस डेट के इस टाइम पर यह वैन यहाँ थी। जब पुलिस ने अपने इंफॉर्मेशन चेक किए तो ये दोनों मैच हो गए। वैन चलाने वाले उस ड्राइवर का नाम था मनिंदर पाल सिंह कोहली। सुपरवाइजर ने आगे बताया कि 15 मार्च की सुबह में जब ये काम पर आया तो इसके चेहरे पर खरोचों के निशान थे, पर पिछली रात को यहाँ से निकलते समय इसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले दिन चेहरे पर ये खरोचों के निशान आ गए। जब ये 15 तारीख को अपने शिफ्ट पर काम करने के लिए आया तो इसने आधी शिफ्ट ही काम किया। फिर इसने कहा कि इसे बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, इसको आराम की जरूरत है। ये बात सुनकर हमने इसको छुट्टी दे दी। पुलिस ऑफिसर ने इन सुपरवाइजर की सारी बातें सुनी और अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कंपनी के ऑफिस में पहुंच गए जहां पर मनिंदर पाल काम करता था। इसके चलाई हुई वैन की जांच की जाती है। वैन के अंदर से सीमन और खून के कुछ अंश मिलते हैं। वैन को पूरी तरह से निचोड़ने के बाद वापस से सीसीटीवी खंगालना शुरू किया जाता है, ये देखने के लिए कि ये वैन उस रात को कहां पर गई थी। वैन को रिट्रेस करने पर पता चला कि ये साउथहैम्पटन द M27 ये वहां के एक एक्सप्रेसवे का नाम है। इसके बाद पोर्ट्समाउथ और आखिरी में रिसाइकलिंग सेंटर ये वैन गई थी। पुलिस के लिए मनिंदर पाल अब प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। जिस सैंडविच कंपनी में मनिंदर पाल काम करता था यहाँ से इसके एड्रेस के बारे में पता चल गया। हेम्सफायर पुलिस इसके घर पर आती है। घर पर मनिंदर की पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी यूके की सिटीजन थी। इनसे पुलिस पूछताछ करती है। इन्होंने बताया कि मनिंदर तो 18 मार्च को ही इंडिया चले गए। इन्होंने अपने ससुर जी से 17 मार्च को फ्लाइट टिकट के लिए पैसे उधार लिए और इंडिया चले गए क्योंकि इनकी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। पुलिस एयरपोर्ट से पता करती है, ये बात सच निकली। मनिंदर पाल की 18 मार्च 2003 को हीथ्रो से दिल्ली तक की फ्लाइट थी, यानी ये कत्ल करने के 4 दिन के अंदर ही देश छोड़कर भाग गया। पुलिस मनिंदर पाल के पत्नी से थोड़ी और पूछताछ करती है, पर इनका कत्ल में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला। इसके बाद मनिंदर पाल के एक बच्चे का ब्लड सैंपल लिया जाता है डीएनए जांच करने के लिए। अगर मनिंदर पाल ही असली गुनहगार है तो उसके बच्चे का डीएनए हैना के कपड़ों पर मिले डीएनए से मैच हो जाएगा, क्योंकि पिता और बच्चे का डीएनए 99.99% तक समान होता है।
पुलिस ने बच्चे का ब्लड सैंपल लिया और इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। ये डीएनए हैना फॉस्टर के कपड़ों पर मिले सीमन के डीएनए से मैच हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि मनिंदर पाल ही असली गुनहगार है। चूंकि मनिंदर पाल का पुश्तैनी घर चंडीगढ़ में था, इसकी माँ भी यहीं पर रहती थी। मनिंदर पाल दिल्ली आने के बाद अपनी माँ से मिलने चंडीगढ़ चला गया होगा, इसलिए इंग्लैंड की पुलिस गवर्नमेंट के जरिए इंडिया में कांटेक्ट करती है। चंडीगढ़ की पुलिस से मदद लिया जाता है। यहाँ की पुलिस ने मनिंदर पाल के घर का एड्रेस निकाल लिया। अब इसके घर जाया जाता है। घर वालों ने बताया कि मनिंदर पाल यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आया तो था, फिर कुछ समय रहने के बाद यहाँ से चला गया। इसके बाद उसने आज तक फोन भी नहीं किया। इस इंफॉर्मेशन के बाद कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक हैना फॉस्टर की खबर इंडियन मीडिया में नहीं आई थी और लोगों को भी इस बारे में कुछ खास पता नहीं था। इसलिए पुलिस भी इस केस को कुछ खास प्रायोरिटी नहीं दे रही थी। मनिंदर पाल के घर वालों से एक और बात पता चली थी, वो ये कि इंग्लैंड में जब वो था तो वो पगड़ी पहनता था, दाढ़ी वगैरह भी रखता था। पर जब वो इनसे मिलने चंडीगढ़ आया तो उसका लुक बदल चुका था। उसने पगड़ी नहीं पहनी थी, दाढ़ी शेव कर ली थी, मूछें और सर के बाल भी शेव कर लिए थे। इसका पूरा लुक बदल चुका था। इसके आगे कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा, कई महीने गुजर गए। इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। माता पिता को कातिल के बारे में पता चल ही चुका था। ये लोग उसके पकड़े जाने का इंतजार कर रहे थे। जब अपने बच्चे के कातिल के बारे में पता चल जाए, आखिर उसके पकड़े जाने का माता पिता कितने दिनों तक इंतजार करते रहेंगे। माता पिता के इंतजार करने की सीमा समाप्त हो गई। अब इन्होंने खुद कातिल को पकड़वाने का जिम्मा ले लिया। फिर ये लोग बेटी की मौत के करीब 15 महीनों के बाद 10 जुलाई 2004 को इंडिया आ गए कातिल की तलाश करने के लिए। केवल 10 दिनों के लिए ये इंडिया आए थे। ये लोग सबसे पहले चंडीगढ़ आते हैं, क्योंकि मनिंदर पाल का घर यहीं पर था। इन्हें लगा कि मनिंदर पाल अपने घर के आसपास में ही कहीं छिपा होगा। इन्होंने चंडीगढ़ के लोकल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में जा करके अपील की, मनिंदर पाल की सारी डिटेल्स दी। ये आदमी जहां भी मिले तुरंत पुलिस को खबर करें। हैना के माता पिता के पास मनिंदर की अलग अलग तरह की तस्वीरें थीं। जैसे किसी में पगड़ी पहना था, किसी में नहीं पहना था, किसी में दाढ़ी और सर के बाल शेव किए थे। ऐसी कई सारी तस्वीरें थीं, क्योंकि माता पिता जानते थे कि मनिंदर ने अपना हुलिया बदल लिया है। चंडीगढ़ में लोगों से अपील करने के बाद माता पिता सीधे दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में तो दुनिया भर के नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऑफिस हैं। यहाँ के प्रेस क्लब में सभी न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स को बुला करके माता पिता ने अपनी बेटी और उसके साथ हुई सारी घटना को मीडिया में बता दी। अब इसके बाद 24 घंटे में ही हैना फॉस्टर की न्यूज पूरे इंडिया में फैल गई। हर टीवी, हर अखबार की हेडलाइन हैना फॉस्टर और मनिंदर पाल बन गए। माता पिता ने एक टेलीफोन हॉटलाइन का भी अरेंज कर दिया, जिसको भी कातिल के बारे में पता चले वो इस नंबर पर फोन कर दे। साउथहैम्पटन पुलिस ने द सन नामक न्यूज एजेंसी के जरिए 5 मिलियन रुपए यानी 50 लाख रुपए की घोषणा कर दी। जो भी मनिंदर पाल को अरेस्ट कराने में मदद करेगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहाँ माता पिता देश के अलग अलग बड़े शहरों में जा करके वहाँ की मीडिया के जरिए लोगों से अपील कर रहे थे और अपनी बेटी की कहानी बता रहे थे। अब देश के हर कोने में मनिंदर पाल की तस्वीरें न्यूज चैनल्स और अखबारों के जरिए घूम रही थीं। हैना फॉस्टर के माता पिता 10 जुलाई को इंडिया आए थे। 13 जुलाई तक हर न्यूज चैनल्स में हैना फॉस्टर की खबरें चलनी शुरू हो गईं। 15 जुलाई आते आते वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक कार ड्राइवर ने अपने एक जान पहचान के पुलिस ऑफिसर को फोन किया। अब ये रिटायर हो चुके थे। ड्राइवर ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को फोन करके बताया कि यहाँ पर एक आदमी कुछ महीनों से रह रहा है, जिसकी शक्ल सूरत न्यूज में दिखाए जाने वाले हैना फॉस्टर के कातिल के जैसी लग रही है। जब हैना का कत्ल हुआ उसके बाद से ही ये आदमी दिखने लगा। रिटायर्ड ऑफिसर ड्राइवर की बातों को सुन करके तुरंत उस आदमी को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। इनको मनिंदर पाल का चेहरा याद था, क्योंकि दिन रात इसकी ही तस्वीरें न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही थीं। रिटायर्ड ऑफिसर ने जब इस आदमी को देखा तो ये सन्न रह गए। इन्होंने तुरंत लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया। चूंकि मनिंदर पाल की खबरें हर तरफ चल रही थीं, इत्तेफाक से ये 15 जुलाई को ही नेपाल भागने की फिराक में था। शायद इसीलिए ये पब्लिक प्लेस में दिख गया। पुलिस ने मनिंदर पाल को कालिम्पोंग से नेपाल जाने वाली बस में पकड़ लिया। इसने वेस्ट बंगाल में अपना नाम माइक डेविस रख लिया था। बस में इसके साथ एक महिला भी थी। पता चला कि इसने यहाँ पर आकर के दूसरी शादी कर ली। ये अपनी पत्नी के साथ ही नेपाल भाग रहा था। अब इसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में कस्टडी के दौरान मनिंदर पाल ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि उस रात कैसे कैसे क्या क्या हुआ था।
14 मार्च 2003 की रात को मनिंदर पाल साउथहैम्पटन के सोबर पब के पास अपनी फूड डिलीवरी वैन में बैठ करके शराब पी रहा था। रात के 10:50 हो रहे होंगे। तभी इसने हना को अकेले रोड पर चलते हुए देखा। उस समय लाइट भी नहीं थी। जब इसने हना को देखा तो इसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। इसने लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके वैन में बिठा लिया। हना काफी डरी हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। 11 बजे हना ने धीरे से 999 पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगा दिया, पर यह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कॉल ऑपरेटर को लगा कि यह मिस डायल हुआ होगा। इन्होंने 50 सेकंड के बाद फोन कट कर दिया। इसके बाद एक सुनसान इलाके में मनिंदर पाल हना को ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है। मनिंदर पाल को लगा कि अगर इसको जिंदा छोड़ दिया तो पुलिस में जाकर के ये कंप्लेन कर देगी, इसलिए इसने गला घोट करके हना को खत्म कर दिया। फिर ये बॉडी को साउथहैम्पटन के बाहरी इलाके एलिंगटन लेन के एक झाड़ी में फेंक देता है। हना के पास उसका मोबाइल फोन और हैंडबैग था। 15 मार्च को यानी अगले दिन सुबह में मनिंदर पाल अपना हाफ शिफ्ट काम करता है। इसके बाद बैक पेन का बहाना दे करके काम से छुट्टी ले लेता है। छुट्टी लेकर के ये रिसाइकलिंग सेंटर में आता है। हना के मोबाइल फोन और हैंडबैग को रिसाइकल बिन में फेंक देता है। इसके बाद ये अपने एक दोस्त के पास जाता है। इसने उससे कुछ पैसे उधार मांगे क्योंकि इसको अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए इंडिया जाना था, पर इसके पास फ्लाइट टिकट के लिए पैसे नहीं थे। दोस्त के पास भी पैसे नहीं थे, इन्होंने मना कर दिया। अब मनिंदर पाल अपने घर आ गया। 16 मार्च तक इसने अपनी यूके की पत्नी से भी बोला कि माँ बीमार है, उसको देखने के लिए इंडिया जाना है। 17 मार्च तक मनिंदर के ससुर जी ने इसे कुछ पैसे उधार दे दिए फ्लाइट टिकट्स के लिए। 18 मार्च तक मनिंदर हीथ्रो से इंडिया भाग आया। ये चंडीगढ़ में अपनी माँ से मिलता है। इसके बाद इसने अपना सारा हुलिया वगैरह चेंज कर लिया और दार्जिलिंग चला गया। यहाँ आकर इसने अपना नाम माइक डेविस रख लिया और एक महिला से शादी करके यहाँ पर रहने लगा। कत्ल के 15 महीने के बाद हना के माता पिता इंडिया आते हैं, जिसके बाद मनिंदर पकड़ा जाता है। अरेस्ट करने के बाद इसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली आने के बाद 28 जुलाई को इसने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय हना के दुष्कर्म और कत्ल वाली बात स्वीकार कर ली। मनिंदर पाल ने आगे कहा कि उस रात को इसने खूब ढेर सारा शराब पिया हुआ था। ये हना को मारना नहीं चाहता था, पर वो दुष्कर्म करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देने लगी। मेरे लाख डराने धमकाने के बाद भी वो नहीं मानी, फिर इसका कत्ल करना पड़ गया। अगस्त 2004 में मनिंदर पाल ने अपना बयान बदल लिया। इसने बोला कि वो सारा कांड इसने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि इससे जबरदस्ती करवाया गया था। इसको दिल्ली में जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। इसके बाद इसे यूनाइटेड किंगडम डिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। करीब 3 सालों तक इसके प्रत्यार्पण की कार्यवाही होती रही। इस बीच 35 अपील और लगभग 100 कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थीं। फाइनली 8 जून 2007 को कोर्ट ने मनिंदर पाल को यूनाइटेड किंगडम ले जाने की इजाजत दे दी। 28 जून 2007 को मनिंदर पाल हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड होता है। इसको हैम्पशायर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मनिंदर पाल का ब्लड सैंपल लिया गया। इसका डीएनए हना के कपड़ों और वैन से मिले सीमन के डीएनए से 100% मैच हो गया। इसके ऊपर हना फॉस्टर को किडनैप करने, दुष्कर्म करने, कत्ल करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए। साथ ही साथ गैर इरादतन हत्या, किसी को भी जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने और न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने के भी आरोप लगाए गए। 10 दिसंबर 2007 से विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। मनिंदर पाल अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नॉट गिल्टी अपील करता है। मनिंदर पाल ने जज से कहा कि उस रात को कुछ क्रिमिनल्स ने हना की बॉडी को वैन की खिड़की तोड़ करके वैन में फेंक दिया। चूंकि ये नशे में था, उन क्रिमिनल्स ने इसे फंसाने के लिए जबरदस्ती हना के साथ दुष्कर्म और कत्ल करवा दिया। कोर्ट में हेजलवुड फूड्स के सुपरवाइजर जेम्स डेनिस भी अपनी गवाही देते हैं। मनिंदर ने कहा कि डेनिस से इसने 16,000 रुपए उधार लिए हैं। डेनिस को गलत फहमी है कि मेरा इसकी पत्नी के साथ अफेयर है, इसलिए डेनिस इसको टारगेट कर रहा है, इसके खिलाफ झूठे बयान दे रहा है। डेनिस के भाई ने भी इन्हें धमकी दी थी। 3 लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुझे फंसाने के लिए 14 मार्च की रात को जबरदस्ती मुझसे एक औरत के साथ वो सारे क्राइम करवा दिए। बाद में जब हना के ऊपर डीएनए मिला और मनिंदर पाल का नाम सामने आया, तब इसको पता चलता है कि उस रात वो लड़की हना फॉस्टर थी। पुलिस ने मनिंदर पाल के बयान पर भी इन्वेस्टिगेशन किया, पर ये सब कुछ झूठ निकला। 25 नवंबर 2008 तक मनिंदर पाल पर लगे सारे आरोप साबित हो गए और इसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। कम से कम 24 साल तक ये बिना पेरोल के जेल में कैद रहेगा। इसमें से 2 साल कम कर दिए गए क्योंकि ये यूके पुलिस कस्टडी में था और जेल में रह चुका था। सजा के समय इसकी एज 41 साल थी। 2030 तक ये जेल में रहेगा बिना किसी पेरोल के।
12 लोगों ने मनिंदर पाल तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी। वो 50 लाख रुपए इन 12 लोगों में बांट दिए गए। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।